नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछली कक्षा में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को शुरू किया है, जो कि जेटेट के और सीटेट के पेपर 1 यानी कि क्लास 1 to 5 की परीक्षा में, शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जाने वाला एक अनिवार्य विषय है। जेटेट में इससे 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कल मैंने इसकी जानकारी दी थी, इसके पहले सिलेबस बता दिया है। ये तीसरी कक्षा है ईवीएस की यानी पर्यावरण अध्ययन की। इसे संबंधित पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। आज इसका फर्स्ट टेस्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, यानी कि इस चैप्टर के पहले अध्याय से कितने प्रश्न बन सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन, उसका पर्यावरण अध्ययन की जानकारी, ये पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण से कितने प्रश्न बन सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, और सीटेट की अब तक की परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम इसे शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले मैं इनसे बनने वाले प्रश्नों को आपको समझाते जा रहा हूँ, और वो प्रश्न इस प्रकार हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए, भूगोल का, स्वास्थ्य एवं पोषण का, जीव विज्ञान या ये सभी। तो आसान सी बात है कि यहाँ ये सभी आ जाएगा। दूसरा है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब कि कौन सा कथन सत्य नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी नहीं वाला बात आ जाता है तो थोड़ा सवाल ना पेचीदा बन जाता है। कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। देखिए भी लगा हुआ है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से ही होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। कौन सा नहीं हो सकता है, तो पहले जानते हैं पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है। तो इसके अंतर्गत मुख्य मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाना चाहिए। सीधे सीधे पता चल रहा है आप केवल एक ही परिप्रेक्ष्य को अध्ययन करने के लिए कर रहे हैं। तो यह दूसरा नंबर का पहला वाला ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा नंबर में आते हैं, तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए, या उपरोक्त सभी। सवाल क्या बोला कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण की बात की जाए तो यहाँ जो तीनों टॉपिक नज़र आ रहे हैं, ये तीनों टॉपिक महत्वपूर्ण है। चयन जो है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हो, भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण हो, और पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाए, यानी कि उपरोक्त सभी। चौथा नंबर सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है। बहुत ज़्यादा संबंध होता है। बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। देखते के साथ पता चल रहा है। फिर भी आगे के ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन अच्छी तरह कर पाएगा, मतलब कि इसका जो संसाधनों का उपयोग है अच्छी तरह से कर पाएगा। बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा, और बालक के भविष्य से पर्यावरण का कोई चौथा तो कट गया। बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा, ये जरूरी नहीं है कि पर्यावरण के क्षेत्र में। तो तीसरा नंबर में नहीं। पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन अच्छी तरह से कर पाएगा। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन पहला नंबर जो ऑप्शन है ये ज़्यादा सटीक है कि बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। तो चौथा का एक हो गया। पांचवा है कि किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है, लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है। ध्यान दीजिएगा, किस कक्षा में पर्यावरण अध्ययन नहीं पढ़ाई जाती है, पहली और दूसरी कक्षा में। तो पहली और दूसरी कक्षा कहाँ से कहाँ तक के लिए बनी, 5 से 7 वर्ष तक के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया है कि पर्यावरण अध्ययन किस कक्षा में नहीं पढ़ाई जाती है, तो पहली और दूसरी कक्षा में। वहाँ भाषा और गणित यही 2 विषय होते हैं। तो इसका आंसर पांचवा का 1 हो जाएगा। छठा नंबर है कि
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे? ध्यान दीजिए, कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे? विद्यालय परिसर की स्वच्छता के लिए यथासंभव प्रयास करते हुए आवश्यकता पड़ने पर भी स्वयं भी इसमें सहयोग करना, ये तो करेंगे भाई। विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान के पेड़ पौधों की कटाई करना। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप कार्य नहीं पसंद करेंगे बोल रहे हैं, और पेड़ों की कटाई, ये तो विपरीत काम हो गया। पर्यावरण जागरूकता के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में बच्चों को संलिप्त कराना, सही बात है। बालकों की शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान देते रहना, जो कि उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 7वां की बात करें तो तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित ज्ञान प्रदान का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता पर व्याख्यान देना, कभी नहीं समझेंगे बच्चे। दूसरा है स्वच्छता के लाभ की शिक्षा देने वाली कहानी सुनाना। कहानी ठीक है, लेकिन फिर भी कोई गतिविधि नहीं है इसमें। बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्तता करवाना, और स्वच्छता पर व्याख्यान देने के बाद, देखिए व्याख्यान वाले बात तो कट जाएंगे। अब यहाँ ऑप्शन की बात करें तो तीसरा नंबर ऑप्शन, बहुत लोग ये बोलेंगे सबसे बड़ा ऑप्शन है इसलिए ये सही है। बात यहाँ है कि यहाँ गतिविधि में संलिप्त करने, बच्चा जितना ज़्यादा करके सीखेगा, ऐसे ऑप्शन को हम ज़्यादा चुनेंगे। ठीक है। 8वां नंबर ऑप्शन कि 8वां नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पर्यावरण मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। पहला नंबर कथन है। दूसरा नंबर है कि पर्यावरण अध्ययन को एक मिनट, हाँ ठीक है। पर्यावरण मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए। जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है और इसको प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए तो प्राथमिक स्तर से पढ़ाया जाना चाहिए, ये बात सही है, और मनुष्य के जीवन और उसकी क्रियाओं पर भी प्रभाव डालता है, सही है। यानी कि तीसरा, यानी कि ए और बी दोनों कथन इसके सही हैं। 9 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है, और बी नंबर, पर्यावरण संबंधी अच्छी आदतों के विकास का प्रयास बाल्यकाल से ही आरंभ कर देना चाहिए। सी नंबर, पर्यावरण समस्याओं की जटिलता की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है। एक बार हम इस क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण संबंधित अच्छी आदतों के विकास का प्रयास बाल्यकाल से ही आरंभ कर देना चाहिए। पर्यावरण समस्याओं की जटिलता की समस्या समाधान के लिए आवश्यक है। तो इसमें क्या लगता है आपको, ए बी, ए सी, बी सी या ए बी सी? पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जैवमंडल का अध्ययन किया, तो जैवमंडल का अध्ययन तो किया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता है। पर्यावरण संबंधित अच्छी आदतों का विकास बाल्यकाल से, हाँ सही, ये भी सही है। और पर्यावरण समस्याओं की जटिलता के समस्या समाधान के लिए आवश्यक है, माने कि जितनी सारी जटिलताएं हम अभी पर्यावरण में देख रहे हैं, इसके लिए पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। तो यानी कि 9 का 4 हो जाएगा तीनों। 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन वानिकी से संबंधित है? वानिकी वनों का प्रबंधन है। सही बात है, वानिकी वनों का संरक्षण है। वानिकी एक वैश्विक क्रिया है, अगर कहा जाए तो ये ग्लोबल लेवल पे चल रही है, ये वैश्विक प्रक्रिया है। ठीक है, वनों का प्रबंधन भी सही है, और अगर आप प्रबंधन करना जानेंगे तभी आप उसका संरक्षण करना भी सीख पाएंगे। यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा ए बी सी तीनों। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आपके लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण है कि बच्चों को पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं का ज्ञान कराना, बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों का विकास ताकि भविष्य में पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे, अपने विद्यालय की ख्याति के लिए पर्यावरण जागरूकता पर एक भव्य समारोह का आयोजित करवाना, और स्वयं को पर्यावरण हितैषी साबित करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति संबंधी तस्वीरों का समाचार पत्रों में प्रकाशन।
आप एक शिक्षक हैं, उसके नाते क्या क्या आवश्यक है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख रहे हैं इन चारों में कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों में पर्यावरण संबंधी अवधारणा का ज्ञान है, लेकिन जब तक उनमें उपयोगिता और महत्व का भी ज्ञान ना हो पाए तो आवश्यक नहीं हो पाएगा। बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों का विकास, ताकि भविष्य में पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए, यानी कि 11 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की एक अवधारणा नहीं है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का एक अवधारणा क्या नहीं है कि बालक अपने जीवन में पर्यावरण के महत्व को आत्मसात कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि इसमें संबंधित शिक्षा को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये अवधारणा ना होने का कारण नहीं बनता है। पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा पर आवश्यक है। सही बात है, 1986 का शिक्षा नीति को बोलता है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के फलस्वरूप ही बालक भविष्य में पर्यावरण विशेषज्ञ बनकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकेगा। जी नहीं, ये गलत बात है। हर स्कूल में तीसरे क्लास से पर्यावरण अध्ययन शुरू हो जाता है, तो हर बच्चे पर्यावरण विशेषज्ञ थोड़े बन जाते हैं। आपको इस बात को समझना होगा। और चौथा नंबर है कि पर्यावरण शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से चलनी चाहिए, तो ये ना बनने का कारण नहीं होता है, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 13 नंबर है कि पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल करना क्यों आवश्यक है, कि बालक को पर्यावरण की अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक स्तर पर इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। पहला वाला दिया, इसके पहले वाला 12 नंबर की क्यों नहीं है, अभी है कि क्यों आवश्यक है। तो पहला नंबर ऑप्शन इसका सही दिख रहा है। दूसरा नंबर है कि बालक पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दे सकें, इसके लिए आवश्यक है कि इसे प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तीसरा नंबर है कि पर्यावरण की शिक्षा यदि प्राथमिक स्तर से ही होगी तो आगे चलकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। ये जो ऑप्शन आ रहा है 3 नंबर, ये ऑप्शन सही नहीं जाता है कभी। चौथा नंबर, बालकों में अच्छी आदतें डालकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग बनाएं। देखिए, आप उन ऑप्शन को जल्दी चुनेंगे जो ऑप्शन ज़्यादा अटैच कर रहे हैं बच्चों को, ज़्यादा जिसमें एक्टिविटी करने के, ज़्यादा लगाव या जुड़ाव जिससे बच्चों का होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो रहा है यहाँ पर। मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं। इसका आधार क्या है, क्यों अलग अलग विषयों की जगह पर वो एक ही विषय विज्ञान को पढ़ाना चाहती हैं। शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। और चौथा नंबर, उनके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। ये 4 नंबर जो ऑप्शन है ना, ये कटेगा इसका। शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन, ये भी नहीं। सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं। विषयों के एकीकरण का मूल कारण क्या है, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं। शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ पाते, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये शायद दूसरा क्वेश्चन है, फिर भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर नहीं है। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है। यह है विज्ञान शिक्षण का अगर बोला जाए तो अगर बोला जाए तो यह है विज्ञान शिक्षण का एकीकृत उपागम। हाँ, 15 नंबर है, 15 नंबर ही है क्वेश्चन।
प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह है विज्ञान शिक्षण का एकीकृत उपागम। मतलब कि अगर कहा जाए तो सभी विषयों को एक साथ मिलाकर के पढ़ाना। पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि पर्यावरण समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता है। बी नंबर है कि वर्तमान में यह अनिवार्य हो गया है कि पर्यावरण को पोषण व संरक्षण किया जाए। ठीक है, तो इन दोनों कथनों पर विचार करिए। प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता है और दूसरा नंबर यह अनिवार्य है कि पर्यावरण को पोषण व संरक्षण किया जाए। कौन सा कथन सही है? प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता है, ये बात तो सही है, प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता है। दूसरा नंबर पर्यावरण को पोषण व संरक्षण। पोषण का मतलब होता है कि इसे बढ़ाया जाए, इसे फैलाया जाए, विकसित किया जाए, और संरक्षण मतलब कि बचाया जाए। तो यहाँ देखा जाए तो दोनों कथन ही सही है, यानी ए और बी दोनों कथन आपको सही हैं। ठीक है, ये नहीं है 18 नंबर। ये आ गया पर्यावरण शिक्षण का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं, जो डैश और डैश है, से रूबरू कराना है। ये एक बनाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, मैंने खुद से इसको देखा तो खोजा कि इस क्वेश्चन को कहीं से उठाया है मैंने, कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं, जो डैश और डैश है, से रूबरू कराना है। तो अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो भी पर्यावरण अध्ययन दिया जा रहा है शिक्षण, यह मुख्य रूप से कहा जाए तो उनके प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का शिक्षण है। इसीलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 3 पर ये प्राकृतिक और सामाजिक हो जाएगा। 18 नंबर की बात करें कि एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के विषय में कौन सा कथन सही है, ध्यान से देखिए। इसमें अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषयों के सम्मिलित स्वरूप पर के शिक्षण पर जोर दिया गया है। ठीक है, कि ध्यान दीजिएगा, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कि इसमें अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषयों के सम्मिलित स्वरूप के शिक्षण पर जोर दिया गया है। दूसरा है कि एकीकृत उपागम व्यवहारिक ज्ञान पर भी जोर देता है, और तीसरा है यह उपागम छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी उपयोगी होता है। तो यहाँ ये तीनों कथन सही दिखते हैं। ठीक है ना, कि अगर कहा जाए तो सम्मिलित विषय है। एकीकृत का मतलब एकीकृत जो है उपागम वो व्यावहारिक होता है, और तीसरा जो है यह शिक्षकों के लिए भी सहायक होता है। अगर 19 नंबर की बात करें तो 19 नंबर में है एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर हो जाने चाहिए? जीवन केंद्रित सिद्धांत, व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत, और विषयों की समन्वित इकाई के सिद्धांत। 19 नंबर की बात करें तो केवल ए, केवल बी, केवल सी अगर कहिएगा तो ये तीनों के तीनों सही है। जीवन केंद्रित है, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में इसके बारे में देखिए कहा जा रहा है। व्यवहारिक ज्ञान है, शिक्षकों के लिए सहायक है, और विषयों का समन्वयीकरण है, यानी कि ए बी सी तीनों आ जा रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। 20 नंबर को यदि हम देखते हैं, 20 नंबर को, तो 20 नंबर में लिखा हुआ है कि एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय क्या ध्यान देना चाहिए? विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करने में, पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, मंद बुद्धि एवं पिछड़े छात्रों की अधिगम गति को बढ़ाना। देखिए, बहुत लोग हो सकते हैं ना इसमें से कुछ छाटेंगे, लेकिन यहाँ जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। सरल से कठिन की ओर हमेशा कहें प्राथमिक स्तर पर सरल से कठिन यानी आगमन विधि का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा नंबर, विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर दिया जाता है, और मंद बुद्धि और पिछड़े छात्रों दोनों प्रकार के छात्रों विद्यार्थियों को आप एक साथ आगे बढ़ाने पर, इसी को कहते हैं समावेशित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन।
आगे बात करते हैं छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं, तो 20 का नंबर 4 हो जाएगा। 21 में है कि छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? एकीकृत उपागम। देखिए, एकीकृत उपागम एक तरह से आपको कितना भी तरह से घुमा करके पूछा जा सकता है। एकीकृत उपागम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे है कि प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना, विज्ञान अध्यापन में धन की ये ऑप्शन 4 नंबर कट गया। 4 नंबर ऑप्शन कट गया। पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराना नहीं है आपको, यंत्रवत शिक्षा से दूर रहना है। ध्यान दीजिएगा, रोट मेथड, रटन मेथड, पुनरावृत्ति, दोहराना, ऐसे जो शब्द मिलते हैं ये आपको कट जाएंगे आंसर में। अब व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर, इंडिविजुअल एजुकेशन ठीक है, मानते हैं कि एक एक बच्चे को करके सीखने का अवसर मिलेगा, लेकिन उससे भी बेहतर देखिए सभी छात्रों में अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, विज्ञान शिक्षण के दौरान ऑब्जर्वेशन और संग्रह करने की आदत डालना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगर आते हैं 23 नंबर में कि एक शिक्षक शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम का उपयोग करते हैं या करती हैं, तो वे निम्नलिखित में से क्या करेंगे या करेंगी? देखिए, चारों को देख लीजिए। भूगोल विज्ञान तथा भूगोल जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग अलग पढ़ाएंगी? गलत, अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे, एकीकृत में। 23 का 2 नंबर की भूगोल जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग अलग न पढ़ाकर समेकित रूप से पढ़ाएंगे। हाँ, सही लग रहा है। एकीकृत उपागम के महत्व को समझते हुए प्रयोगों पर अधिक ध्यान देंगे। भूगोल पढ़ाते समय पढ़ाए जा रहे विषय वस्तु को जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण से यथासंभव दूर रखने का, दूर रखना तो मतलब फिर अलग अलग हो जाना हुआ, तो 3 नंबर कट जाएगा। भूगोल जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण में से केवल उस विषय को पढ़ाएंगे या पढ़ाएंगी जिनमें उनकी रुचि एवं छात्रों की रुचि सर्वाधिक है? जी नहीं, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, जो सीधे सीधी एक साथ पढ़ाने के लिए बोलता है। 23 का ऑप्शन नंबर 2। 24 नंबर क्या बोलता है? 24 नंबर की बात करते हैं तो 24 नंबर में है आपको प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य कौन है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, उपयोगिताएं, प्रशंसाएं, अवकाश काल का सदुपयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, सबसे पहली बात, प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का 3 प्रमुख उद्देश्य अगर बात किया जाए तो हम बच्चों में पर्यावरण के संबंध में ज्ञान पैदा करेंगे, अवबोध यानी कि उनमें अवधारणाओं की उत्पत्ति होगी, अनुप्रयोग, वे पर्यावरण के उचित प्रयोग को सीख पाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। क्योंकि तीसरी कक्षा के बच्चे में कौशल का विकास, पर्यावरणीय संबंधी कौशल का विकास उतना तेजी से नहीं हो पाता है। आगे है 25 नंबर। 25 नंबर को देखते हैं। 25 नंबर में क्या क्या बोला है, देखिए ध्यान से, कि निम्नलिखित में से किसका संबंध विज्ञान शिक्षण व प्रकृति के निर्देशन तत्व से है? किसका संबंध विज्ञान शिक्षण व प्रकृति के निर्देशक तत्व से है? पाठ्यचर्या में ऐसे प्रयास शामिल किए जाने चाहिए जिनका जुड़ाव दैनिक जीवन के अनुभव से हो। विज्ञान शिक्षण को कुछ खास मूल्यों के विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। विज्ञान पाठ्यचर्या को प्रक्रियाओं पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। 25 का ऑप्शन अगर आप देखते हैं कि पाठ्यचर्या में ऐसे प्रयास शामिल किए जाने चाहिए जिसका जुड़ाव दैनिक जीवन के अनुभव से हो, तो सही बात है। विज्ञान शिक्षण को कुछ खास मूल्यों के विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। और अगला है कि विज्ञान पाठ्यक्रम को प्रक्रियाओं पर ज़्यादा जोर देना, प्रक्रिया पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, ये बात सही है। और कुछ खास मूल्य, यानी कि कहा जाए तो विज्ञान का मूल उद्देश्य संस्कृति का विकास भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 25 का, यानी कि तीनों ABC। अगर हम 26 की बात करें, 26 में देखते हैं ध्यान से, 26 में क्या क्या है? वर्ष 1977 में ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रिव्यू समिति गठित की गई थी, सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 में, ये भी सही है। NCF वर्ष 1998 में आई, ये गलत है। NCF वर्ष 1998 में नहीं आई थी, पहले 1988 में आई है, 1975 में आई है, ठीक है। तो हम यहाँ A और B को सही देखते हैं केवल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1।
27 में क्या है, निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है। सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देता है। सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र का एक संघ है। सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं दे। जहां भी निगेटिव अप्रोच आते हैं तो उनको काट दीजिए। तो वही तो हो गया आपका, यहाँ नहीं पूछा जा रहा है ना कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका आंसर। फिर भी आगे देखो, सामाजिक अध्ययन व्यक्ति तथा समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। 27 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 28 हो गया कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया, हाँ देखिए वही क्वेश्चन मिला, प्राकृतिक और सामाजिक। पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है कि बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना, बच्चों को उनके परिवेश का महत्व, पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना। उपरोक्त सभी हो गया, यानी कि सब है इसके लक्ष्य। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, दृष्टि और कौशल प्रदान करने का है ताकि वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सकें और संधारणीय विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान दे सकें। वे पर्यावरण के विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सकें। वे पर्यावरण विषय पर डॉक्यूमेंट्री का निर्माण कर सकने में योग्य बने। वे इस विषय पर अच्छे निबंध की रचना करने में सक्षम हो सकें। तो निबंध की रचना केवल तो इसका उद्देश्य नहीं है, और दूसरा नंबर की डॉक्यूमेंट्री का निर्माण कर दें, ये भी नहीं कह सकते हैं। अगर कहा जाए तो पर्यावरण के विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर, देखिए स्कूलों में वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सके, ये कुछ हाई लेवल का ऑप्शन है। स्कूली लेवल पर कहा जाए तो वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सकें और संधारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान दे सके, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हुआ। 31 नंबर क्या बोलता है कि पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अवधारणाएं बहुतायत में खाली स्थान पाठ्य पुस्तकों में पाई गई हैं। माने इनसे पर्यावरण शिक्षा की संबंधित अवधारणा ज़्यादा मात्रा में किस पुस्तक में रहती है? जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण तो एकीकृत विषय है और इन सब में रहेगा, यानी कि 31 का ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है सबको मिलाने के लिए, कोठारी आयोग कब आया था, बेसिक शिक्षा कब थी, पर्यावरण शिक्षा कब थी? आप ध्यान देंगे तो बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी के द्वारा वर्धा शिक्षा योजना से ली गई है 1937। अगर कोठारी आयोग की बात करें तो 1964। तो बच गई पर्यावरण शिक्षा 1930। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख जाता है? 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ए का है 3, नहीं ए का है 2 और बी का है 3। ए का है 2, बी का है 3, ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। 32 का ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए सहयोग करती हैं? देखिए ध्यान दीजिए, यूनिसेफ, यूनेस्को, यूनेप, विश्व बैंक। तो आपको पता होगा, आपने अगर इसके PDF को पढ़ लिया टेलीग्राम में जाकर के, तो वहाँ लिखा हुआ है कि इसके लिए सारी एजेंसियां, यानी कि ABCD, ऑप्शन नंबर 4। 34 में क्या है कि पर्यावरण उन्मुखी योजना वर्ष 1988 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। अच्छा बताइए, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वर्तमान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अभी है इसका नाम शिक्षा मंत्रालय। 1988 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में इको क्लबों की स्थापना करना है। तो इन कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, या न तो ए न तो बी? तो 34 का ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो योजना 1988 में शुरू की गई थी, सही है। और बी नंबर की हरित कोर का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में इको क्लब का मतलब हो गया इको सिस्टम से बना हुआ है, पर्यावरण पारिस्थितिकी क्लब की स्थापना करना। तो 34 का ए और बी दोनों सही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या किन बातों पर आधारित होनी चाहिए? पर्यावरण के विषयों में अधिगम, पर्यावरण के द्वारा अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम, उपरोक्त के सभी। तो अगर 35 की बात की जाए,
जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार, उपरोक्त सभी। 35 का ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं 36 नंबर में हम आते हैं। 36 नंबर में क्या है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ना विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि सीटेट की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। देखिए सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ के लिए। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक जब आप देखेंगे तीसरी, चौथी या पाँचवीं की कक्षा में किसी एक पाठ्य पुस्तक में आपको रेलवे का टिकट का चित्र मिलेगा। इसको दिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करना, बच्चों की वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में उपयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। इस संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। अब ध्यान दीजिए, इतने संक्षिप्ताक्षर का ज्ञान जो है ना बच्चे नहीं कर पाएंगे, और रेल के किराए के बारे में बच्चे जानने के लिए कोई ज़रूरत नहीं उनको। निष्कर्ष पर पहुंचने की कुशलता का विकास बच्चों को कराना, ये भी नहीं, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना। बार बार कह रहे हैं जहां पर बच्चे का जुड़ाव अधिक हो, ठीक है ना, बच्चों को ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन करके सीखने की अनुभूति जहां पर अधिक मिले, तो 36 का ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्या दे रहा है आपको, 37 नंबर दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य नहीं है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के विषय में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास के लिए सहायक होती हैं। हम पूछ रहे हैं कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो 2 नंबर की उनको आत्मसात करना, मूल्य उनके अंतर्गत जाएंगे, उत्सुक करना ये भी सही है, और व्यवहारिक क्रियाएं करवाना ये भी सही है। पहला नंबर बोल रहा है बोझ डालना। कभी भी विद्यालय में शिक्षा का उद्देश्य बोझ नहीं। आपने पढ़ा भी होगा कि प्रोफेसर यशपाल समिति ने कहा है शिक्षा बिना बोझ के। तो देखिए 38 नंबर, कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। मैंने अब पूछ रहे हैं उद्देश्य है, आपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, माने अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, देखिए डायरेक्ट ऑप्शन टच कर रहा है। तीसरा नंबर, बच्चों को तकनीकी शब्दावली परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। तकनीकी शब्द और परिभाषाएं तो काट दीजिए, याद रखिए कभी भी पुस्तक में परिभाषाओं को डालने पर पाठ्यक्रम में जोर नहीं दिया गया है। पाठ्यक्रम में कहा गया है परिभाषाओं को नहीं देना है। 38 का ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। 39 नंबर की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। बहुत सारी पहेलियां आप देखेंगे, जैसे कि नारियल सिखाने के लिए तीसरी कक्षा में बताया गया है कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। इस तरह की और भी कहानियां और सी पहेलियां आपको देखने को मिलेंगी। तो इन पहेलियों का उद्देश्य क्या नहीं है, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। कभी भी ऐसा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, इन ऑप्शन को आप उद्देश्य नहीं है में ले लेंगे, तो हमारा तो ऑप्शन आंसर मिल गया, उद्देश्य नहीं है पूछा भी था। दूसरा नंबर, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कण शक्ति का विकास, तर्क शक्ति का विकास, चिंतन शक्ति का विकास, योग्यता और उत्सुकता का विकास। ये सब तो आप अपने प्रस्तावना में लिखते थे, विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में लिखते थे। कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो कभी बच्चों को भ्रमित करना उद्देश्य नहीं होता है। 40 नंबर ऑप्शन की बात करें तो 40 नंबर ऑप्शन जो है क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों के कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। किस बात में सहायता करता है, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्राकृतिक
खोजने और कल्पना को योग्यता को बढ़ावा देने के में, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं संस्कृति विविधताओं को ध्यान रखने में, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। तो ध्यान दीजिए क्या बोला कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानियों के कथन का प्रयोग करना किस चीज़ में सहायता करता है आपको। तो अगर बोला जाए आनंददायी रोचक बनाना, ये उद्देश्य नहीं है। शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं संस्कृति विविधता को ध्यान रखने में, ठीक है, इससे भाषाई विकास होगा, लेकिन हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में बात करें। सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण, ये भी सही ऑप्शन है लेकिन इस क्वेश्चन के लिए नहीं। स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना के करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति, सही जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। मैंने क्या बोला, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त विशेष आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। मतलब कि नीचे दिया गया कौन सा विशेषता उपरोक्त आवश्यकता से संबंधित नहीं है या उसको पूरा नहीं करती है। कि यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। इसमें नकारात्मक कथन आपको कौन सा लग रहा है, ध्यान से देखिए। तो यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, हम पूछ रहे हैं कि कौन सा इससे संबंधित कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। पूर्वाग्रहों से पूरा नहीं करती है, भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देती है। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 1, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर 2 भी मुझे डाउट लग रहा है। तो देखिएगा आप लोग को अगर जो सही लगे एक बार बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो गया है, 2 आगे है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्यों? स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना। अगर सटीक जवाब बोलेंगे तो चौथा नंबर ऑप्शन यहाँ आ रहा है आपको, ठीक है। चौथा नंबर ऑप्शन दिख रहा है आपको कि विद्यालय के जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना। 43 नंबर ऑप्शन को यदि आप देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का क्या उद्देश्य है। तो ये पता चला शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, विषय में रुचि का विकास, नृत्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना और शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। ध्यान दीजिएगा पूछा गया है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। कल्पनाशीलता से सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा सही है, रुचि का विकास ये भी सही है, आनंद और मजा उपलब्ध कराता बच्चों को पढ़ने में ये भी सही है, नृत्य और एक रस मतलब कि बिना कोई बदलाव के, बिना कोई उद्दीपन परिवर्तन के आप कक्षा चला रहे व्याख्यान विधि में, तो यह उससे संबंधित नहीं है। यानी कि 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। 44 हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। ठीक है ना, पूछा जा रहा है कि कौन सी पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए।
उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। 44 बोल रहा है कौन अनुरूप नहीं है। काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। हमें बोले ना यंत्रवत पद्धति वाली किसी बात को नहीं स्वीकार करना है। हमें उसको एकदम रोबोट नहीं बना देना है, तुरंत भर में लैस नहीं कर देना है। बच्चा योग्यता धीरे धीरे विकास करता है। कहते हैं ना कि विकास की अवस्थाएं सब में समान होती है, विकास सब में समान होता है, बस गति अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी गति से विकास करता है, कोई धीरे गति से विकास करता है। 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 2। 45 NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। क्यों? क्योंकि अधिकांश संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, किस लिए? अधिकांश संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक। ये देखिए पहले तो 4 नंबर काट दीजिए। पहला नंबर अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करना, कहे ना रोट मेथड, यंत्रवत लगातार रटाना पढ़ाना, वो सब भी काट देना है। दूसरा नंबर विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या, इस शब्द व्याख्या जो दिखा ना, इससे हम इसको काट दिए। चिंतन और विस्मय करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। 46 हो गया कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड, बड़ा छोटा हो जाता है ना, एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है। आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में, जेसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में लिखा रहता है करके देखो। इसका उद्देश्य क्या है? घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त करना? जी नहीं। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा, शब्दावली परिभाषाएं काट दिए, शिक्षार्थी को व्यस्त करना काट दिए, परीक्षा के लिए हम नहीं पढ़ाते हैं कभी भी, उसको काट दिए। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, करके सीखने का अनुभव उपलब्ध होगा। 46 का ऑप्शन नंबर 2। 47 की बात करें तो 47 में क्वेश्चन है आपको कि कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? लास्ट में लिखा रहता है ना, यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यहाँ जो बच्चे बनाते हैं ना, उसमें सही गलत मत करिए, बस बच्चे को करने दीजिए, और जो करेगा उसके बाद उसको समझाइए। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, क्यों इसको परिवर्तन को किया गया है? यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। देखिए, शिक्षक की सुविधा तो कभी नहीं देखी जा रही है। पहली बात बता दें, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। शिक्षक की सुविधा को उतना ही देखा जाता है जितना में वो मार्गदर्शक बन के रहे। बच्चे सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, इसको तो है नहीं, कहा गया ना कि इसमें काटना नहीं है। यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है, लेकिन उससे सटीक क्या है कि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, यानी कि 47 का ऑप्शन नंबर 4। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए? ध्यान देकर के हम अगर देखते हैं तो पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करना, काट दीजिए ऑप्शन को। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पाठों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल। देखिए, विस्तृत व्याख्या कट गया, परिभाषा कट गया, और अधिक अभ्यास प्रश्न वो भी कट गया। बच गया ऑप्शन नंबर 2, 48 का ऑप्शन नंबर 2। अगर हम बात करते हैं 49 कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, स्वतंत्र रूप से हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। देखिए, चौथा नंबर ऑप्शन सही हो रहा था, लेकिन कौशल अर्जित करना तो जरूरी नहीं कि बच्चा कौशल अर्जित कर ही लेगा।
विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, तो पूर्णतः गहन समझ तो विकसित नहीं हो पाती है। अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक क्या है कि शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन को संबंधित करना, यानी कि 49 का ऑप्शन नंबर 3। 50 की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां क्यों सम्मिलित की गई हैं, तो विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, मूल विषय वस्तुओं को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन। एक रास्ता में परिवर्तन, नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन। तो ध्यान दीजिए, बोल रहा है क्या कारण है। विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ा रहे हैं हम, तो साहित्यिक रुचि को नहीं ईवीएस में कर रहे हैं, यहाँ पर उतना सही नहीं हो पा रहा है। 1 नंबर। 4 नंबर जो है ना, एक रास्ता में परिवर्तन, नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन हो गया। मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना और विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना, यानी कि हंसी खेल के साथ बच्चा सीख रहा है। तो 50 का ऑप्शन नंबर 2 अधिक यहाँ पर उपयुक्त है। यहाँ देखिए 3 ऑप्शन उपयुक्त हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपयुक्त जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 कि विषयों के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है पूछा जा रहा है। एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज। 51 का ऑप्शन नंबर 4। 52 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन देखिए कि पूछा जा रहा है कि आंचल अपनी कक्षा में, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य क्या चीज़ को सुधारना है। अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशलों को, चिंतन कौशलों को, बोलने संबंधी कौशलों को। ऐसे क्वेश्चन जिनसे पता चले कि बच्चा क्या, वही जो आप जवाब देंगे कि बच्चा सोच पा रहा है कि नहीं, कितना सोच पा रहा है। यानी कि अगर बोला जाए तो ज़्यादा मात्रा में चिंतन को बढ़ाना है बच्चे के मन में। कल्पनापरक प्रश्न है, तो यानी कि चिंतन कौशल का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगर बात की जाए 53 नंबर सवाल की, तो हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण शिक्षण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उसका सबसे बेहतर सुझाव क्या हो सकता है। आपको बच्चों को सुझाव देना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्ति सबसे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। कैसे सिखाएंगे। आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, कार स्कूटर आदि व्यक्तिगत वाहन न रखें कैसे होगा, ये हटाइए। घर से बाहर आने जाने से बचना, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। आपको कैसे उसको बेहतर सुझाव देना है। तो बेहतर सुझाव देने के लिए आपको करना है क्या कि पर्यावरण संरक्षण करना है। आप रखिए अपने पास अपना निजी संपत्ति, निजी गाड़ी, लेकिन आप ज़्यादातर प्रयोग करिए सार्वजनिक साधन का, जिससे क्या होगा, एक साथ अधिक मात्रा में लोग जाएंगे, सब कोई अपना अपना गाड़ी लेके नहीं निकलेगा, तो धुआं कम निकलेगा। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। 54 नंबर में आते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है कि कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। 54 को अगर ध्यान दीजिएगा तो हम पहले बताए हैं, अधिगम को, विषय का अधिगम को मनोरंजन पूर्ण बनाना, यानी कि अधिक ज़्यादा उपयोगी, यहाँ सटीक जवाब कौन लग रहा है, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। 54 का ऑप्शन नंबर 2। अगर बात करते हैं 55 नंबर, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की। इसके लिए सबसे प्रमुख कारण क्या है कि क्यों उसने 1 और 2 में भी इसका पुस्तक नहीं रखा है। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, गलत। पाठ्यक्रम अध्ययन केवल कक्षा 2 से आगे की कक्षाओं के लिए है, जी नहीं। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते।
और चौथा संदर्भगत अधिगम प्रवेश प्रदान करना। आप नहीं कह सकते कि पढ़ना लिखना नहीं जानते। हाँ, हम ये कहेंगे कि उनके लिए उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करते हैं भाषा और गणितीय पाठ्य पुस्तकों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। 56 नंबर में है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। किस चीज़ को छोड़ करके बाकी सबको आप मूर्त से अमूर्त सही है, सरल से कठिन सही है, स्थानीय से वैश्विक सही है, अमूर्त से मूर्त देख करके आपको पता चल रहा होगा कि अमूर्त से मूर्त जो है ना निगमन विधि है, यानी कि ये कठिन से सरल की ओर आने के लिए कह रहा है। 56 का ऑप्शन नंबर आपको 2 हो जाएगा, यानी कि केवल डी। 57 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? यानी कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। पूछताछ में किस चीज़ को केंद्र में रख करके पूछताछ किया जाता है? कौन कौशल को बढ़ावा देने के लिए? पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या अवलोकन? आपके हिसाब से किस चीज़ को ध्यान में रख करके शिक्षक या शिक्षिकाएं बच्चों से पूछताछ करते हैं? तो अगर ध्यान दीजिएगा तो निर्धारण, वे निर्धारण कर पाते हैं, बच्चे निर्धारण कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अवलोकन के पश्चात निर्धारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 57 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा निर्धारण। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। कारण नहीं पूछा है, अब इसमें निगेटिव आंसर जो दिख रहा है वो सीधे रटकर याद कर लेना। 58 का ऑप्शन नंबर 1। 59 पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त अवसर स्थान मिले। समर्थन किस बात का नहीं करते हैं? बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन नहीं करती हैं। बच्चे करके सीखने का अवसर मिले, इसका समर्थन नहीं करते। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, खोज करने के पर्याप्त स्थान मिले। देखिए, जिन जिन चीज़ों में बच्चा ज़्यादा अटैच होगा उन चीज़ों का वो समर्थन करेगा। करके सीखने का अवसर, इसका समर्थन करेगा। प्रश्न पूछें, अवसर समर्थन करेगा। और खोज का ये भी अवसर समर्थन करेगा। कम गलतियां करें, बच्चों को भरपूर गलतियां करने का अवसर दिया जाए, ये हो जाएगा इसका आंसर। नहीं करते हैं। 59 का ऑप्शन नंबर 1। 60 नंबर की बात करें तो 60 नंबर में है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय खाली स्थान के निम्नलिखित सभी वांछनीय हैं। किसको नहीं करने के लिए कहा गया? आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन, बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना और पाठ्य पुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को। माने कि यहाँ नकारात्मक जवाब पूछ रहा है, किसके सिवाय बाकी सब सही है। पाठ्य पुस्तक को श्रेष्ठता देने के लिए मना किया गया है। पाठ्य पुस्तक केवल एक मार्गदर्शक होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 60 का। 61 में पूछ रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? देखिए, आगे ने क्वेश्चन थीम से संबंधित। थीम मैंने बताया था, थीम कितने हैं? 6 थीम है। कौन कौन थीम है? पहला थीम है परिवार एवं पड़ोस, दूसरा है भोजन, तीसरा है जल, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा और छठा है चीज़ें जो हम बनाते हैं। कौन सा विषय वस्तु यहाँ थीम में शामिल किया गया? तो सिर्फ भोजन है। 61 का ऑप्शन नंबर 1। और इनमें से किसके अंतर्गत सब थीम रखे गए हैं? तो वो 2 हैं केवल, परिवार एवं पड़ोस और भोजन।
पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों में चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसके निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं, वह कौन सा है? माने कि परिवार और मित्र के अंतर्गत ही जो बताया नहीं पहला वाला थीम है, उसके अंतर्गत हम रखे हैं पौधे एवं पशु को। तो क्यों रखे हैं? माने एक कारण है जिसको छोड़ करके बाकी सब कारण सही है कि विद्यार्थियों को विज्ञान में दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों का साझा करते हैं, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए। हमको नकारात्मक आंसर यहाँ देखना है। नकारात्मक आंसर देखिए। अब देखिए, हम पूछे कि पशु और पौधों को क्यों शामिल किया गया परिवार एवं मित्र में। तो पहला में तो पशु पौधे के बारे में है, दूसरा में पशु पौधे के बारे में है, चौथा में पशु पौधे के बारे में है, और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों का साझा करते हैं। यहाँ भी हो जाएगा, तीसरा नंबर भी हो जाएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में। मुझे ऑप्शन नंबर 3 या 2 में डाउट हो रहा है। 62 का ऑप्शन नंबर 2 या 3 एक बार आप लोग देखिएगा और कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, देखिए इसके बाद आप लोग को इसका उत्तर मिल जाएगा, यहाँ पर उत्तर है उत्तरमाला। क्वेश्चन नंबर 63 है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषाएं परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, गलत हो जाएगा। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, गलत हो जाएगा। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए और रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, तो चौथा नंबर भी गलत हो जाएगा। 63 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इस प्रकार हमने देखा आज पर्यावरणीय अध्ययन के पाठ 1 के बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसकी अगली कक्षा में हम इसके अगले पाठ की चर्चा करेंगे और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।